रिकवरी लौटती दिख रही है भारतीय बाजारों में और वो रिकवरी ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आती हुई दिख रही है। अब 1/4% की मजबूती आप मिड कैप इंडेक्स में देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त और बेहतर होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट सीमित है, 20 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है 75 अंक नीचे सेंसेक्स है इस वक्त। हालांकि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत इस वक्त बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ कैनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ग्लोबल मार्केट्स काफी वोलेटाइल होते हुए दिख रहा है और इंडियन मार्केट्स अब उन पर काफी शार्प रिएक्शन भी देते हुए दिख रहे हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अब स्विस करेंसी को लेकर होते हुए दिखे हैं, यूरोजोन पर नजरें हैं लोगों की, इन सब के बीच में क्या संकेत आप विदेशी बाजारों का पड़ रही है और उसका क्या असर हमारे फ्लोज पर, FIs के फ्लोज पर पड़ने वाला है? नमस्कार, धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होता जा रहा है जो ग्लोब में हो रहा है, जो करेंसीज पे इम्पैक्ट आ रहे हैं। जो कल स्विस फ्रैंक ने किया उसे ज्यादातर मार्केट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डीपैक क्यों किया और इतनी अचानक क्यों किया, और उनकी करेंसी पे तो बहुत बड़ा उछाल और गिरावट दोनों ही आ गई कल एक दिन में। यूरोपियन मार्केट्स ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर स्ट्रेंथन हो ही रहा है, येन रैपिडली डेप्रिशिएट हो रहा है, तो दूसरे मार्केट्स में बहुत तेज गति से मार्केट्स और ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए सरकार काम कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज ईज कर रही है, लिक्विडिटी, और इसका इम्पैक्ट रहेगा। और इसके साथ इसीलिए मुझे लगता है ये साल फ्लोज बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आता रहेगा। करेंसी, हमारी करेंसी पर भी प्रेशर बना रहेगा, बट जब तक कि एक लीनियर मूवमेंट होता है, सिस्टमैटिक मूवमेंट होता है करेंसी में, वो चिंता नहीं देगा। पर अगर शार्प मूवमेंट होते हैं तो उससे बहुत चिंता की स्थिति इंडिया में भी आ सकती है। तो जी गुड मॉर्निंग। जिस तरह से कल गवर्नर साहब ने एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया है, ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे साल के लिए? कितनी ब्याज दरें और घट सकती हैं और आप क्या मान रही हैं कि अगली दरें अब 3 फरवरी को ना घटकर बजट के बाद तो जरूर घटेंगी? मेरा अंदाज है, ये कल ही उन्हें बता दिया कि आप अंदाज नहीं लगा सकते कि उनकी एक्शन कब, कैसे और कितनी होगी, बट मैं मानूंगी कि शायद बजट का इंतजार करेंगे। फिस्कल डेफिसिट किस तरह से आता है, गवर्नमेंट किस तरह से अपने फाइनेंसेस प्लान करती हैं, ये देखकर अपना अगला कदम RBI उठाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। इस पूरे साल में मुझे लगता है इन्फ्लेशन पर तो कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन बहुत नहीं बढ़ेगा, पर जो करेंसी है उस पर ध्यान रखना होगा। RBI को हमेशा ये 3 चीजों को मैनेज करना पड़ता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और करेंसी, और इनको एक तरह से इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी कहा जाता है क्योंकि तीनों को हमेशा पॉजिटिव जोन में रखना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है ये साल वापस एक्सचेंज पर फोकस ना आ जाए, मुझे इस बात का डर है, जैसे कि 1.5-2 साल पहले हुआ था, जिसके कारण रेट्स बढ़े थे, रेट घटना शुरू हो चुके थे, बट क्योंकि एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी आई थी और अचानक ओवरनाइट RBI ने रेट्स बढ़ा दिए थे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रहेगा इस साल रेट्स के मद्देनजर। अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है तो फिर मुझे लगता है कि इस साल में करीब 75 बेसिस पॉइंट्स तक और रेट कट हो सकता है, पर अगर एक्सचेंज रेट में हम किसी भी तरह का प्रेशर देखते हैं, वॉलेटिलिटी देखते हैं, तो फिर वो चेंज हो सकता है, इतना शायद ना हो। लेकिन जिस तरह से क्रूड के दाम काफी तेजी से गिरे हैं, अब दूसरी कमोडिटीज के दाम भी गिरने के संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से मेटल से। क्या संकेत मिल रहा है आपको और इसका क्या इम्पैक्ट आप पड़ते हुए देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे? क्या हमें ग्लोबल स्लोडाउन से खतरा पैदा होगा या फिर इन सब के चलते हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी मजबूत होगी और वो पॉजिटिव होगी? कैसे देखेंगे आप? दोनों ही नजरिए सही हैं अपनी अपनी जगह। इससे हमें फायदा है, स्पेशली अगर हम अपनी इकोनॉमी ग्रोथ रिवाइव कर पाते हैं, कैपेक्स रिवाइव कर पाते हैं, जिसके लिए सरकार काफी कदम उठा रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट होगा जब ग्लोबल कमोडिटीज ऑल टाइम लो पे है। ऑयल ही नहीं, कॉपर ले लें, मेटल्स ले लें, सभी काफी सस्ते हैं अभी, तो अगर इस समय हम उन्हें कंज्यूम कर पाते हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। पर उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी कदम उठाने की जरूरत है, एक सेंटिमेंट रिवाइवल की जरूरत है। पर अगर ग्लोबल हिसाब से देखें, और हम भी इससे अब काफी अलाइंड है, डीकपल्ड इकोनॉमी नहीं है, तो एक ग्रोथ स्लोडाउन तो दिख ही रहा है। इस साल वर्ल्ड बैंक ने 2.5% ग्रोथ फोरकास्ट दिया है वर्ल्ड के लिए।
अगर उससे भी कम होता है तो कमोडिटीज कम बनी रहेंगी, पर इंडियन ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट रहेगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी 2-2.5% ग्रो करती है तो आप 8-9% ग्रो कर पाना मुश्किल होगा, तो उससे हमारी ग्रोथ टेम्पर हो जाएगी। बट अगर हम इस पीरियड को सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल कर सकें, अपना खुद का कैपेक्स कर सकें, तो उसका हम फायदा उठा सकेंगे, और जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा हम उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कौन से वो कदम है जो सरकार को इस समय उठाने चाहिए, कौन से वो सेक्टर्स है जो यहाँ से बाजार को लीड कर सकते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे ऋतु से एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाते आते आप देख लीजिए मिड कैप इंडेक्स में और बढ़त देखने को मिल रही है। अब करीब करीब 0.5% मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए अब बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में आ गया। हालांकि आपको सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में दिखेगा आज, और खास ज्यादा गिरावट नहीं आज भारतीय बाजारों में, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए वहां से थोड़े से अलग हटते हुए और बेहतर संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आज मात्र 12 अंक की गिरावट निफ्टी में, और करीब 40 अंक ही नीचे है सेंसेक्स। एक समय था जब बाजार खुला था, उसके बाद 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिलती, तो आधी रिकवरी देखा जाए तो हो चुकी है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे ऋतु से। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर डालिए, स्पाइस जेट और सन टीवी ये हैं स्टार परफॉर्मर्स आज के। स्पाइस जेट में 10% का सर्किट लगा है, और सन टीवी देखिए अब 13% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। यहाँ बेहतरीन रनअप इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऋतु जी से। ऋतु जी ये बताइए कि यहाँ से जिस तरह से कल का एक बड़ा इवेंट हुआ है, उससे काफी सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिला है। ये बताइए आगे चलकर यहाँ से रेट सेंसिटिव ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, या आपको लगता है HUL जैसे स्टॉक्स पर कंजम्पशन थीम पर नजर रखनी चाहिए? लीडरशिप कहाँ से आएगी मैम? मुझे लगता है एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में, पर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पर ज्यादा वेटेज होना चाहिए। बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा, कैप गुड्स के अलावा कंजम्पशन, आईटी का भी जगह है पोर्टफोलियो में। तो जो कंजम्पशन, आईटी जो स्टेबल सेक्टर्स हैं, गुड अर्निंग्स ग्रोथ सेक्टर हैं, जहां पे अभी भी हमें अर्निंग्स दिखती है, उनकी जगह पोर्टफोलियो में हमेशा रहती है। बट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स अगले कुछ समय के लिए मेरे ख्याल से अच्छे होने चाहिए। बजट एक बहुत बड़ा इवेंट है, मुझे आशा है कि मार्केट को उत्साह मिलेगा बजट से भी, बट अर्निंग्स पर नजर होनी चाहिए। 2015 में मुझे लगता है काफी सेक्टरल रोटेशन हमें देखने को मिलेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए क्वालिटी बहुत जरूरी हो जाएगी। उसी तरह का एक सेक्टरल मार्केट मूवमेंट जैसे हमने 2014 में देखा कि सेक्युलर मार्केट 30-35% रिटर्न दे रहा है, वो ना होकर सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादा शार्प होगा, जो कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में भी देखा है। मिड कैप, स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है, सेक्टर्स ने बहुत वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, बैंक्स ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है इंडेक्स का। तो इस तरह से ये सेक्टरल मूवमेंट और स्टॉक मूवमेंट रहेगा, और इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा कंफर्टेबल और आसान है कि मेटल्स, कमोडिटीज ये ऐसे सेक्टर्स है जहां से 2015 में दूर रहना चाहिए, यहां पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, या फिर ये इतने पिट चुके हैं, कमोडिटीज इतनी गिर चुकी है कि एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए यहां पर खरीदारी के तौर पर? मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रा कॉल की स्थिति अभी बनती है। ग्लोबली कमोडिटीज बहुत बुरी तरह से गिर रही हैं, और इस पे हमारे देश के फैक्टर्स या कंपनीज का उतना कंट्रोल नहीं रहेगा, और कमोडिटीज ऐसा अंदेशा है कि ये साल लो ही बनी रहेंगी। क्रूड पर भी ये माना जाता है कि उछाल नहीं बनता अभी, इसलिए कमोडिटीज पर अंडरवेट रहना चाहिए। अभी कोई इम्प्रूवमेंट ग्लोबली इन डिमांड या ग्रोथ नहीं दिख रहा जो इनमें कुछ हाल आए। रेट सेंसिटिव में हमने ये देखा है कि रियल एस्टेट शेयरों में भी अब काफी गिरावट देखी जा चुकी है। आपको लगता है कि यहाँ पर अब गिरावट के बाद सिलेक्टिवली कुछ खरीदारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये स्पेस शायद रेट सेंसिटिव्स में भी आउट परफॉर्म नहीं करे इस कैलेंडर ईयर में भी? जो रियल एस्टेट की है उनकी बैंक बोरोइंग काफी लिमिटेड है, उनकी बोरोइंग सोर्सेज और दूसरी हैं और काफी महंगी हैं, तो हल्की गिरावट आएगी, पर वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत बड़े हैं। डिमांड ऑफ टेक काफी स्थगित रही है पिछले कुछ महीने, तो रियल एस्टेट सिर्फ इंटरेस्ट से बेनिफिट तो करता है, बट उनके अपने चैलेंजेस अभी काफी ज्यादा हैं, और मुझे बहुत पसंद नहीं है ये सेक्टर। ओके।
लेकिन आईटी शेयरों के जिस तरह के नतीजों का सिलसिला शुरू हुआ है, इन्फोसिस ने थोड़े से पॉजिटिव मार्जिनली पॉजिटिव नतीजे दिए, टीसीएस के उम्मीद के मुताबिक है, थोड़े कमजोर कह सकते हैं। इस स्पेस पर अब आपकी क्या राय बन रही है? मार्केट को अंडर परफॉर्म किया आईटी ने, क्या 2015 के लिए आउटलुक बेहतर है अमेरिकी बाजारों में, अमेरिकी इकोनॉमी में सुधार को देखते हुए, या फिर बाकी इकोनॉमीज जो कमजोर दिख रही है उसको देखते हुए आप अभी आईटी पर अंडरवेट रहेगी? क्या राय है आपकी? आईटी में अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी है, स्टेबल है, बिजनेस मॉडल्स स्टडी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है। अमेरिका में जैसे आपने कहा डिमांड इंप्रूवमेंट भी है, पर जो एक बहुत पॉजिटिव हमेशा देखा जाता है करेंसी, और करेंसी पर इस साल प्रेशर बना रहेगा। हमने देखा भी है पिछले कुछ हफ्तों में डिप्रिसिएशन जारी है। अगर इसी तरह से एक सिस्टमैटिक डिप्रिसिएशन होता है, हमारी करेंसी अभी ओवर वैल्यूड है, और अगर इसी तरह से दूसरी करेंसीज डिप्रिशिएट होती रही जैसे हमने पहले चर्चा की, तो इंडियन करेंसी भी डिप्रिशिएट होगी, जिससे आईटी को फायदा मिलेगा। तो मुझे आईटी सेक्टर काफी पसंद है। फॉर गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, अर्निंग स्टेबिलिटी एंड करेंसी विल बी द बूस्टर, इसलिए मैं आईटी में अपना वेट बनाए रखना चाहूंगी। जी रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सुबह सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच बाजार पर डालिए नजर, 50 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 15 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में, और अब बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा हो चुकी है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। तो बाजार का ब्रॉडर मार्केट का मूड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, ये एक संकेत है। लेकिन एक्शन है एविएशन सेक्टर में। कल आपने देखा कि किस तरह से स्पाइस जेट में अब अजय सिंह कमान संभालेंगे। एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एविएशन मिनिस्ट्री को सौंपा गया है। इस सेक्टर की पूरी हलचल पर फोकस करेंगे हमारे पास इस सेक्टर के दिग्गज कैप्टन गोपीनाथ।